तो आज की क्लास में हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि प्राचीन इतिहास की पहला चैप्टर है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर। और इसमें हम चलिए देखते हैं कि इस सभ्यता के लिए तीन नामों, कौन कौन से नाम है इस सभ्यता का। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता तथा हड़प्पा सभ्यता, ये तीन नाम है। और इनके अन्य नाम क्या बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कांस्ययुगीन सभ्यता। कांस्ययुगीन सभ्यता बोलने के पीछे कारण यह है कि कांसा एक प्रकार का मिश्र धातु है। प्रयोग सबसे पहले इसी युग में या इसी सभ्यता में प्रारंभ हुआ था। तो इसको हम बोलते हैं सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके जो पुरातात्विक स्थल थे वह सिंधु नदी घाटी में ही स्थित थे या विकसित हुए थे। हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में खोदे जाने वाला पहला जो पुरातात्विक स्थल था वह था आपका हड़प्पा, इसलिए इसको हम हड़प्पा सभ्यता भी बोल देते हैं। कांस्ययुगीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि कांसे का सबसे पहले प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही किया था। किंतु इन तीन नामों में से सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, इसको सर्वाधिक उपयुक्त नाम कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता। यह नाम देते समय पुरातात्विक साहित्य के गैर भौगोलिक पक्ष को ध्यान में रखा गया है। ठीक है, क्योंकि किसी अज्ञात संस्कृति का नामकरण उस स्थल के नाम पर ही किया जाता है जहां उसे सर्वप्रथम पहचाना जाता है। तो यह क्या था? एक सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, और इसको उस नाम से पहचाना गया जो स्थल इसमें सबसे पहले खोदा गया। तो सबसे पहले खुदाई हुई थी या खोजा गया था हड़प्पा को, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी नाम दे दिया गया। चलिए आगे अगर हम बात करें, आगे दिया है कि इस सभ्यता की सीमा रेखा उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांदा से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक तथा पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर से पश्चिम में सुतकांगेडोर तक विस्तृत है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो जो क्या है, यह आपका इस सभ्यता की सीमा रेखा उत्तर में जम्मू कश्मीर। ठीक है, अगर हम यूँ बात करें तो यह आपका उत्तर हो गया, मान लीजिए यह जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर से कहाँ तक? नीचे आपका यहाँ पे जम्मू कश्मीर के मांदा से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक या नर्मदा के मुहाने तक दक्षिण में। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसका पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर, और यहाँ देखिए यूपी तक, यह यूपी था। ठीक है, और यहाँ जो स्थित था यह आपका नर्मदा मुहाना, यानी यहाँ एक दैमाबाद। ठीक है, दैमाबाद जगह है और जो पड़ता है आपका कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो अगर हम बात करें उत्तर में तो जम्मू कश्मीर, दक्षिण में महाराष्ट्र, पूर्व में आपका उत्तर प्रदेश, और अगर हम पश्चिम में बात करें तो बलूचिस्तान, जिसको सुतकांगेडोर जो स्थल है यह आपका कहाँ था? बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान में। क्लियर? तो यह आपका हो गया पॉइंट। आगे अगर हम देखेंगे कि इस सभ्यता का क्षेत्रफल, इस सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था आपका? 1,29,000, सॉरी, इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। इसकी पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 1600 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम। ठीक है, यह देखिएगा आपका आलमगीरपुर यूपी में था और यहाँ से बलूचिस्तान तक पूर्व से पश्चिम की लंबाई इसकी कितनी थी? 1600 किलोमीटर। और वहीं अगर हम बात करें इस सभ्यता और तथा उत्तर से दक्षिण की लंबाई, या आपका नॉर्थ हो गया या साउथ हो गया, या नॉर्थ है या साउथ है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई अगर यूँ कहें जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक तो 1100 किलोमीटर था। क्लियर? तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो हड़प्पा सभ्यता की थी 1600 किलोमीटर थी, और उत्तर से दक्षिण अगर हम बात करें तो 1100 किलोमीटर। इस सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। जो यह सभ्यता थी तो इसका जो आकार था यह त्रिभुजाकार था। इस सभ्यता की खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को दिया जाता है। ठीक है, तो इस सभ्यता के खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? राय बहादुर दयाराम साहनी। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहला जो स्थल हड़प्पा सभ्यता है 1921 में उसकी खुदाई की थी या खोज की थी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने। आगे हम बात करें, इस सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जाता है। जैसे हमने कहा कांस्य युगीन सभ्यता, ब्रॉन्ज एज, तो ये कांस्य युगीन में रखा जाता है।
प्राक ऐतिहासिक प्रोटो हिस्टोरिक में भी इसको रखा जाता है सभ्यता को। उसके बाद अगर हम बात करें आगे, यहाँ देखेंगे इस सभ्यता के निवासियों को द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय प्रजाति के अंतर्गत रखा गया है। रेडियो कार्बन C14 कार्बन 14, ठीक है, कार्बन 14 जैसी नवीन वैज्ञानिक विश्लेषण पद्धति के द्वारा इस सभ्यता का जो सौरमान काल था, कि मतलब इस सभ्यता का जो विकास कब से कब तक था या अस्तित्व कब से कब तक था, तो वह था आपका 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अलग अलग विद्वानों की तरह यह जो समय है अलग अलग दिया जाता है, लेकिन रेडियो कार्बन डेटिंग C14 के द्वारा इसका जो अनुमानित समय है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है, जो सबसे ऑथेंटिक है। अगर आगे हम बात करें कि इस सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पूरा स्थल क्या था, आलमगीरपुर, मतलब सबसे पूर्व में कौन था, आलमगीरपुर, और वह कहाँ स्थित था, आपका यूपी में, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश। फिर पश्चिमी पूरा स्थल सुतकांगेडोर कहाँ पे था, आपका बलूचिस्तान में। उत्तरी पूरा स्थल आपका कहाँ था, मांदा में, और यह जिला कौन था, जम्मू कश्मीर। क्लियर, मांदा में, ठीक है, कहाँ था यह आपका, जम्मू कश्मीर, मांदा जिला, अखनूर, जम्मू कश्मीर। एवं दक्षिणी पूरा स्थल दाइमाबाद, दाइमाबाद नहीं है, यह दैमाबाद है, ठीक है, दाइमा कहीं लिखता है, कहीं दैमा लिखता है, दैमाबाद। और यह आपका जो स्थित है जिला, यह आपका है अहमदनगर, महाराष्ट्र में। तो वो पहले ही बता दिए थे। तो विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, जम्मू कश्मीर, उत्तर से दक्षिण तक, जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक, और यह डिस्टेंस था 1100 किलोमीटर। फिर से एक बार देख लीजिए। और यहाँ से पश्चिम से पूरब की तरफ, ईस्ट टू वेस्ट कहे या वेस्ट टू ईस्ट, तो यहाँ बलूचिस्तान से लेकर कहाँ तक, यूपी तक, और यह डिस्टेंस था आपका 1600 किलोमीटर, ठीक है, यह पॉइंट याद रखिएगा। आगे अगर हम बात करें कि अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में इस सभ्यता के लगभग कितने 1000 स्थानों का पता चला है, जिनमें से कुछ ही परिपक्व अवस्था में प्राप्त हुए हैं। इन स्थानों में से केवल 6 को ही नगर की संज्ञा दी जाती है। वो कौन कौन से हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, लोथल, कालीबंगा एवं बनावली। अगर कालीबंगा की हम बात करें, यहीं कर लें, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि काले रंग की चूड़ियाँ। क्या होता है, काले रंग की चूड़ियाँ, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ। आगे हम बात करें, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में हड़प्पा संस्कृति में सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए थे। यानी जब भारत आज़ाद हो गया, उसके बाद जो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित पुरातात्विक स्थल थे या जो स्थल थे, उसमें से सबसे ज़्यादा जो संख्या खोजी गई वो गुजरात में खोजी गई। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार अगर देखेंगे तो ये सिंध क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो कौन कौन से थे, सिंध क्षेत्र में आपके थे मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, अमरी, कोटदीजी, रामान ढेरी, सुकूर, अल्लादीनो, अली मुराद, झूकर, झांगर, गाजी साहब, तराई किला आदि, ये सिंध क्षेत्र में थे, ठीक है। आगे अगर हम बलूचिस्तान क्षेत्र की बात करें तो मेहरगढ़, किली गुल मोहम्मद, राड़ा घुंडई, गोमल घाटी, डावरकोट, बालाकोट, अंजीरा आदि ये आपका बलूचिस्तान इलाके में था। अफगानिस्तान की बात करें तो मुंडीगक, सोरतुगाई आदि। पश्चिम पंजाब की बात करें तो हड़प्पा, जलीलपुर, संधानवाला, देरावर, गंवेरीवाला आदि। गुजरात की बात करें तो धौलावीरा, लोथल, सुरकोतड़ा, भगतराव, रंगपुर, रोजदी, देसलपुर, प्रभासपट्टनम आदि। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में थे आपके कालीबंगा, सीसल, बाड़ा, हनुमानगढ़, चुपास आदि। उसके बाद अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो आलमगीरपुर, मानपुर, बड़गांव, हुलास आदि क्या थे आपके यूपी में। हरियाणा में बात करें तो हरियाणा में जो थे आपके, हरियाणा में देखेंगे यहाँ पर बनावली, राखीगढ़ी, भगवानपुर आदि। पंजाब की बात करें तो रोपड़, संघोल, सरायखोल, कोटला निहंग खान आदि। उसके बाद हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को उद्गम एवं विकास के दृष्टिकोण से 4 चरणों में क्या है, 4 चरणों में यहाँ पर बांटा गया है। और उसमें से हम देखेंगे प्रथम चरण जिसको हम बोलते हैं पूर्व हड़प्पा, मेहरगढ़, जिसमें आप मेहरगढ़ को देखते हैं। द्वितीय चरण आरंभिक हड़प्पा जिसमें अमरी। तृतीय चरण की बात करें तो उसमें हम देखेंगे, तृतीय चरण में हम देखेंगे परिपक्व हड़प्पा, जिसमें क्या आपको देखने को मिलेगा, कालीबंगा,
और उसके बाद चतुर्थ चरण देखेंगे तो यह होता है उत्तर हड़प्पा या लेटर हड़प्पा इसको बोल सकते हैं। इसमें लोथल में बांटा गया है। चलिए अब देखते हैं इसको पूरा डिटेल में। देखेंगे कि रोपड़, कालीबंगा, बनावली और कोट दीजी में पूर्व हड़प्पा एवं हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। कहाँ कहाँ? रोपड़, कालीबंगा, बनावली और कोट दीजी में पूर्व हड़प्पा एवं हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। सर्वाधिक पूर्वी स्थल आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता की अंतिम अवस्था को सूचित करता है। सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा था? मोहनजोदड़ो, गमेरी वाला या गनेरी वाला, हड़प्पा, धौलावीरा, राखीगढ़ी, यानी कि एरिया वाइज की बात कर रहा है कि जो सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल थे। आगे अगर हम बात करें तो देखेंगे कि भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन था? धौलावीरा। भारत की बात कर रहा है, यह तो हड़प्पा स्थल में सबको लेकर बात किया है पूरे ऑल ओवर। अब विशुद्ध रूप से भारत की बात करें तो भारत में सबसे बड़ा जो आपका हड़प्पा स्थल था वो धौलावीरा था और दूसरा राखीगढ़ी। हड़प्पा सभ्यता की राजधानियाँ देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा, ये सब क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की राजधानियाँ थीं। आगे हम देखेंगे यहाँ पे सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। तो बात करें सबसे पहले इसको करिएगा इम्पोर्टेंट, पॉइंट नंबर 1 को क्या करिएगा? इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि बात हो रही है हड़प्पा की। हड़प्पा क्यों? सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता में खोजा जाने वाला सबसे पहला स्थल था। अगर देखा जाए किस नदी के किनारे स्थित था तो वह रावी नदी के किनारे स्थित था। और इसके जो उत्खननकर्ता थे, ठीक है, यह थे दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वस्त। उसके बाद अगर हम बात करें कि किस वर्ष खोजा गया, 1921 में। और स्थिति हम देखेंगे तो पाकिस्तान का माउंट गोमरी जिला, तो प्रेजेंट में स्थिति इसका क्या है? पाकिस्तान में है। अगर दूसरी बात करें मोहनजोदड़ो, ठीक है, यह आपका क्या है? सिंधु नदी के किनारे है। और यहाँ पे हम बात करेंगे उत्खननकर्ता कौन थे? राखालदास बनर्जी। और सन की बात करें तो 1922 में खोजा गया था। और पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला, यानी कि इसकी प्रेजेंट स्थिति कहाँ पे है? पाकिस्तान में। तो 1921 में हड़प्पा और 1922 में मोहनजोदड़ो। चनहुदड़ो की या चानहुदड़ो की बात करें तो यह भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है और इसके खोजकर्ता है गोपाल मजुमदार। और यह खोजा गया था 1931 में और यह है सिंध प्रांत, पाकिस्तान के अंदर। कालीबंगन की बात करें, देखिए जैसे मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला बोलते हैं मोहनजोदड़ो को, उसी तरह कालीबंगन को काले रंग की चूड़ियाँ। अब देखिए कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ था, यह किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। बीवी लाल एवं BK थापर द्वारा इसका खोज किया गया था। और अगर सन की बात करें तो 1953 में राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, ठीक है, यानी ये इंडिया में है। अगर एक चीज़ और बात बने कि आज़ादी के बाद खोजा जाने वाला स्थल, ठीक है, आज़ादी के बाद खोजा जाने वाला स्थल, तो शायद आपका कालीबंगा ही सही होगा। आगे हम देखेंगे कि कोट दीजी कहाँ पे है? आपका सिंधु नदी के किनारे। और खोजकर्ता कौन थे? फजल अहमद। 1953 ये भी खोजा गया था। सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान, यह सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान पे था। चलिए आगे हम देखेंगे। आगे देखिए, आगे था आपका यहाँ पे रंगपुर, ठीक है। तो रंगपुर जो है आपका किस नदी के किनारे स्थित था? वह आपका स्थित था मादर नदी के किनारे। किधर? मादर नदी के किनारे। और इसके खोजकर्ता कौन थे? रंगनाथ राव। और खोज उत्खनन वर्ष था 1953 से 54। और इलाका की हम बात करें, इलाके की, तो यह था आपका, यह अगर हम देखेंगे गुजरात का काठियावाड़ जिला, ठीक है। रोपड़ की बात करते हैं 7वां नंबर। सब इम्पोर्टेंट जितने भी हड़प्पा स्थल हैं उनका ही चर्चा हो रहा है। सतलज नदी के किनारे। और रोपड़ के जो खोजकर्ता थे यज्ञदत्त शर्मा, 1953 से 54 में, पंजाब का रोपड़ जिला। लोथल की बात करें तो भोगवा नदी के किनारे रंगनाथ राव, 1957 से 58, गुजरात का अहमदाबाद जिला। आलमगीरपुर की बात करें तो यह हिंडन नदी के किनारे है और इसके जो खोजकर्ता थे ये आपके यज्ञदत्त शर्मा। और यह 1958 में खोजा गया था, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। तो इम्पोर्टेंट करिएगा यूपी वाले, ठीक है, यह आपको काफ़ी लाभ दे सकता है। आलमगीरपुर, हिंडन नदी किनारे, यज्ञदत्त शर्मा, 1958, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। बनवाली की बात करें या बनावली, इसको कहीं कहीं लिखा होता, तो रंगोई नदी किनारे। और रविंद्र सिंह बिष्ट के खोजकर्ता थे। और सन की बात करें तो 1974, हरियाणा का हिसार जिला। अगर आगे हम बात करें कि धौलावीरा,
धौलावीरा को हम देखेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे धौलावीरा, अगर नदी की बात करें तो वो नदी रंगोई ही थी, और उत्खननकर्ता की अगर बात करें तो वो भी रविंद्र सिंह बिष्ट ही थे 1990 से 91 के बीच में। और ये जो इलाका बोलेंगे तो गुजरात का कच्छ जिला। सुतकांगेडोर की बात करें तो दार्क नदी के तट पे था, और ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज डेल्स ने इसकी क्या की खोज की 1927 से 62 के बीच में। आगे हम बात करेंगे पाकिस्तान के मकरान के समुद्र तट के किनारे इसकी क्या थी स्थिति। आगे अगर देखें नगर योजना के बारे में हम चर्चा करें तो नगर योजना के ऊपर जब चर्चा करते हैं, हड़प्पा संस्कृति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता थी इसकी नगर योजना प्रणाली। ठीक है, तो हड़प्पा संस्कृति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यही थी कि उसकी नगर योजना इतनी अच्छी थी कि ऐसा आपको आज भी देखने को नहीं मिलता। तो ये जो नगरें थीं यह आपके क्या था, जालीनुमा पद्धति पर बनी हुई थी। मतलब अगर आगे इसको हम बात करते हैं, नगरों में सड़कें व मकान विधिवत बनाए गए थे। मकान पक्की ईंटों से निर्मित होते थे तथा सड़कें सीधी होती थी। प्रत्येक सड़क और गली के दोनों ओर पक्की नालियां बनाई गई थी। नालियां पक्की व ढकी हुई थी। अब बताइए उतना समय पहले इतनी सुव्यवस्थित जो नगरीय प्रणाली थी वो आज तक नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ प्राप्त नगरों के अवशेष से पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 टीले मिले हैं। पूर्व दिशा में स्थित टीले पर नगर या फिर आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं, जबकि पश्चिमी टीले पर गढ़ी अथवा दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं। तो पहले हम समझते हैं एक पॉइंट को। पहले हम बात करेंगे कि जो प्रत्येक सड़क और गली दोनों ओर पक्की नालियां बनाई गई थी। अब देखिए इनका जो नगर नियोजन जो ये था आपका, अगर यूँ बात करें हम तो ये इतने नियोजित ढंग से बनाई गई थी। ये देखिए आपके क्या थे, यह हड़प्पा सभ्यता के स्थल हम मान लीजिए बना रहे हैं। तो ये आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, यह है आपका ये। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप कि यह आपके है व्यवस्था। और अगर हम रोड की बात करें तो ये आपको देख सकते हैं, यह क्या थी, यह आपकी है मेन रोड है या, और ये गलियां आकर मेन रोड से क्या हो रही है, मिल रही हैं। तो जो नगर नियोजन प्रणाली थी, तो अगर यूं कहें तो ये कैसे देखने को मिल रहा था, एक जालनुमा संरचना इस तरह, ग्रिड ऑन सिस्टम, यानी कि यह जालनुमा पद्धति पर बसा हुआ शहर था। जैसे लगता था क्या, इनको देखने से यह एक जाल की तरह, जैसे जाल ऐसे होता है ना, इस हिसाब से यह बसा हुआ शहर था। आगे हम बात करेंगे कि प्रत्येक सड़क और गली दोनों ओर पक्की नालियां बनी थी, ये तो बात हो चुकी थी। यहाँ प्राप्त नगरों के अवशेष से पूर्व और पश्चिम में 2 टीले मिलते। टीले मतलब ऊंची जमीन का हिस्सा। ठीक है, तो मान लीजिए ये पूर्व है और ये आपका पश्चिम है, ईस्ट एंड वेस्ट, 2 टीले मिलते हैं। उसमें से हम देखते हैं पूर्व दिशा में स्थित टीले पर नगर या फिर आवास क्षेत्र था। जो इस वाले टीले पर क्या था, नगर या आवास क्षेत्र था यहाँ। और जो पश्चिम वाला टीला था यह क्या था, यह दुर्ग निर्मित था, यानी कि यहाँ पे यूँ कह सकते हैं, यह बाउंड्री से दुर्ग मतलब चार दीवारी कर सकते हैं। ठीक है, सुरक्षा घेरा कर सकते हैं। तो दुर्ग क्या हुआ यहाँ पे, 2 टीले में पूर्व दिशा में स्थित टीले पर नगर या फिर आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं, जबकि पश्चिमी टीले पर गढ़ी अथवा दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं, जो कि हमने ऊपर बात कर लिया। अगर आगे हम बात करें तो हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता में सड़कों का जाल नगर को कई भागों में विभाजित करता है। जैसे हमने बात किया था ना, यह वाला सिस्टम। ठीक है, यह देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों का जाल क्या होता था, नगर को कई भागों में विभाजित करता था। ये जो मैंने बनाया फिगर। अगर आगे हम बात करें तो आगे देखिए यहाँ पर कि सड़कें पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी।
यहाँ के मकानों में स्नानागार प्रायः उस भाग में बनाए जाते थे जो सड़क अथवा गली के निकटतम होते थे। तो मान लीजिए अगर यह घर है, यह आपका घर है, तो यहाँ पे जो स्नानागार अगर इस इलाके में बनाया गया है, तो अगर देखा जाएगा, मान लीजिए स्नानागार बनाया, अगर यह सड़क है तो जो सड़क के किनारे मतलब पड़ता था यहाँ पे, या गली के किनारे वाले हिस्से में निकटतम होता था, क्योंकि वहाँ से वो क्या होता था, जो स्नानागार था इतनी सुनियोजित प्रणाली थी यहाँ कि वहाँ का पानी सीधे आपके नाली में मिल जाए। ठीक है, आगे हम बात करेंगे सामाजिक जीवन के ऊपर। सामाजिक जीवन देखेंगे, इस सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम शांति प्रिय अधिक थे। मतलब इस सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय नहीं थे, शांति प्रिय थे। अगर आगे बात करें, स्त्री मृण मूर्तियाँ अधिक प्राप्त होने से ऐसा अनुमान लगता है कि इस सभ्यता में मात्र सत्तात्मक परिवार प्रचलित प्रथा थी। कहने का मतलब है कि जितनी मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी अधिकांशतः स्त्री मूर्तियाँ थी, स्त्री मूर्तियाँ। ठीक है, तो यानी कि वो मातृ देवी की मूर्तियाँ थी। तो यह इस बात को शो करता था, इस बात का घोतक था कि यहाँ की जो सभ्यता थी वो मात्र सत्तात्मक परिवार की सभ्यता थी। ठीक है, तो आगे अगर हम बात करें कि समाज व्यवसाय के आधार पर विभाजित था, जो समाज था वो व्यवसाय के आधार पर विभाजित था। अब कैसे? जैसे विद्वान, व्यापारी, योद्धा, शिल्पकार और श्रमिक, ये क्या था, इस हिसाब से यहाँ पे वो विभाजित थे। आगे बात करें कि भोजन के रूप में इस सभ्यता के लोग गेहूँ, जौ, खजूर एवं भेड़, सुअर, मछली का सेवन करते थे। इस प्रकार इस सभ्यता के लोग, अब देखिए अगर कभी एग्जाम में पूछ ले कि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग किस प्रकार के थे, शाकाहारी, मांसाहारी या दोनों, तो क्या था, यह जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वह आपके शाकाहारी और मांसाहारी यानी दोनों थे। अब देखेंगे, घर में बर्तन के रूप में मिट्टी एवं धातु के बने बर्तन का प्रयोग होता था। तो घर में बर्तन के रूप में मिट्टी के बर्तन और धातु के दोनों बर्तनों का प्रयोग होता था। पुरुष वर्ग दाढ़ी एवं मूछें रखते थे। आभूषण में कंठाहार, भुजबंद, कर्णफूल, छल्ले, चूड़ियाँ, करदनी, पाजेब आदि प्राप्त हुए हैं, जिन्हें स्त्री पुरुष दोनों पहनते थे। आगे अगर बात करें तो मनोरंजन के साधनों में इनका क्या था, जो मनोरंजन का साधन था उनका मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, जैसे अभी भी आप देखते हैं मुर्गा लड़ान होता रहता है बैकवर्ड इलाकों में। चौपड़ एवं पासा खेलना इनका क्या था, प्रमुख मनोरंजन था। राजनीतिक जीवन की बात करते हैं हम लोग। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता किसी केंद्रीय शक्ति से संचालित होती थी। यद्यपि अभी तक यह विवाद का विषय बना हुआ है, फिर भी हड़प्पा सभ्यता के लोगों का वाणिज्य की ओर अधिक झुकाव था। इसलिए ऐसा माना जाता है कि संभवतः इस सभ्यता का शासन वणिक वर्ग के हाथों में ही था। समझ रहे हैं? आगे अगर हम देखेंगे तो आगे अगर देखें, हड़प्पा सभ्यता के शासन के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न मत दिए थे। चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें कि व्हीलर ने सिंध प्रदेश के लोगों के शासन को मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन कहा और उसमें धर्म की महत्ता को स्वीकार किया। व्हीलर। स्टुअर्ट पिगाट के अनुसार सिंध प्रदेश के शासन पर पुरोहित वर्ग का प्रभाव था। तो इसमें क्या था, व्हीलर क्या बोले थे कि जनतंत्रात्मक शासन कहा और उसमें धर्म की महत्ता को स्वीकार किया। पिगट कह रहे हैं कि यहाँ पुरोहित वर्ग का प्रभाव था। ठीक है, पुरोहित वर्ग मतलब पंडित वर्ग समझ लीजिए एक प्रकार से। हंटर के अनुसार क्या था, मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था, यानी कि राजा का शासन न होकर जो राजा था या जो मुखिया था वो लोगों के साथ जनता के द्वारा चुना जाता था, यानी जनतंत्रात्मक था। मैक के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन एक प्रतिनिधि शासक के हाथों में था। चलिए, यह तो विभिन्न विद्वानों द्वारा विभिन्न मत थे। आर्थिक जीवन की बात करें वहाँ पे, ठीक है, आर्थिक जीवन अगर हम बात करें, कृषि तथा पशुपालन के साथ साथ उद्योग व्यापार इस सभ्यता की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार था। तो आर्थिक जीवन में देखें, कृषि भी होता था, पशुपालन भी होता था और उद्योग व्यापार भी होता था। यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न कौन कौन से थे? गेहूँ तथा जौ थे। खुदाई में गेहूँ तथा जौ के दाने मिले हैं। इस सभ्यता के कृषक अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज उत्पन्न करते थे तथा अतिरिक्त उत्पादन को नगरों में भेजते थे। नगरों में अनाज भंडारण के लिए अन्नागार, इम्पोर्टेंट करिएगा, अन्नागार बने होते थे, क्योंकि अगर पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा, ठीक है, जो यूँ कह सकते थे कि भवन कौन से होते थे, स्नानागार, अन्नागार, ऐसे करके, तो अन्नागार आप उत्तर करेंगे।
आगे इसकी चर्चा होगी अभी। अनाजों के अतिरिक्त यहाँ के लोग फलों का भी उत्पादन करते थे। फलों में कौन कौन सा? केला, नारियल, खजूर, अनार, नींबू, तरबूज आदि का उत्पादन होता था। आगे अगर बात करें, कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी इस काल में विकास हुआ था। तो कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी इस काल में विकास हुआ। यहाँ से प्राप्त मुहरों पर कुबड़दार वृषभ का अंकन बहुतायत मिलता है। अन्य पालतू पशुओं में बैल, गाय, भैंस, कुत्ते, सुअर, भेड़, बकरी, हिरन, खरगोश आदि प्रमुख थे। सुरकोटड़ा, कच्छ, गुजरात में जिसके लोकेशन है, से प्राप्त अश्वस्थि, अश्वस्थि मतलब घोड़े की हड्डी, तथा लोथल और रंगपुर से प्राप्त अश्व की मृण मूर्तियाँ, यानी घोड़े की क्या थी? मृण मूर्ति थी, या यूँ कह सकते मिट्टी की मूर्ति थी, के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि सिंधु सभ्यता के लोग अश्व से परिचित थे, यानी घोड़े से परिचित थे। वस्त्र निर्माण इस काल का प्रमुख उद्योग था। ठीक है, सूती वस्त्र के अवशेषों से ज्ञात होता है, ठीक है, सूती वस्त्र के अवशेषों से ज्ञात होता है कि यहाँ के निवासी कपास उगाना भी जानते थे। इंपॉर्टेंट देखिएगा, ठीक है। अगर यूँ पूछें कि उस समय वहाँ व्यापारिक फसल कौन सी थी, तो वह अगर इम्पोर्टेंट बोलेंगे तो उसको आप बोलिएगा कपास, ठीक है। बाकी ये अनाज भी थे, ये लोग व्यापार करते थे, लेकिन कपास थे। सूती वस्त्र के जो साक्ष्य से मिलते हैं, यानी उससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ के लोग कपास उगाना भी जानते थे। विश्व में सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही कपास की खेती प्रारंभ की थी। यह इंपॉर्टेंट करिएगा कि कपास की खेती सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुई थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता में या सिंधु घाटी क्षेत्र में सबसे पहले कपास की खेती प्रारंभ की गई थी। इसलिए यूनान के लोग कपास को सिंडन, कपास को क्या कहते थे? सिंडन कहने लगे, जो सिंधु शब्द से उद्भूत था। ठीक है, कपास को कहते थे सिंडन। आगे अगर हम बात करें तो देखेंगे कि इस सभ्यता के मुहरे एवं अन्य वस्तुएं पश्चिम एशिया तथा मिस्र से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, यहाँ क्या था? मुहरे एवं अन्य वस्तुएं जो हैं वो पश्चिम एशिया तथा मिस्र से प्राप्त हुई हैं। इससे क्या पता चलता है? यह पता चलता है कि इन देशों के साथ इनका व्यापारिक संबंध था। यहाँ के निवासी वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार किया करते थे। अब वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है? वस्तु विनिमय क्या होता है? अगर आप जैसे कोई वस्तु आपके पास है, मान लीजिए आपने गेहूं का उत्पादन अच्छा किया, हमने चावल का किया, तो आप अपना गेहूं देकर हमसे चावल ले लेंगे। ठीक है, तो यह वस्तु विनिमय प्रणाली होती है, वस्तु विनिमय व्यापार कर सकते हैं, यानी कि सामान के बदले में सामान। पहले के समय में ऐसा ही होता था कि हमारे यहाँ घी है, हम आपको घी दे दिया, आपके यहाँ सब्जी है, आपने सब्जी दे दिया। हड़प्पा सभ्यता के तौल के बाट 16 अथवा इसके गुणज भार के थे, यथा 16, 64, 160, 320 आदि। अच्छा, अगर हम बात करें कि हड़प्पा सभ्यता में विभिन्न क्षेत्रों से आयात किए जाने वाले कच्चे माल, तो उसमें हम देखेंगे टीन जो था कहाँ से मंगाया जाता था? अफगानिस्तान और ईरान से। तांबा की हम बात करेंगे, अगर तांबा देखा जाए तो खेतड़ी राजस्थान और बलूचिस्तान से तो तांबा मंगाया जाता था। आगे अगर हम बात करें चांदी की, तो चांदी का व्यापार कहाँ से होता था? ईरान और अफगानिस्तान से। सोना की बात करें तो अफगानिस्तान, फारस, दक्षिण भारत से। लाजवर्त की बात करें तो मेसोपोटामिया से। सेलखड़ी की बात करें तो बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात से। नील रत्न की बात करें तो बदखसा से, और नीलमणि की बात करें तो आपका महाराष्ट्र से। आगे हम देखेंगे, आगे देखिए दिया है कि हरित मणि यह कहाँ? दक्षिण एशिया व्यापार होता था। शंख तथा कौड़ियाँ सौराष्ट्र और दक्षिण भारत से शंख और कौड़ियों का विकास होता था। कौड़ियाँ जो खेलने के काम आते थे, चौपर खेलते थे जिससे। सीसा की बात करें तो ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से प्राप्त होते थे। आगे हम देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे शिलाजीत। शिलाजीत कहाँ से प्राप्त होते थे? हिमालयी क्षेत्र से। अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ के निवासी धातु निर्माण उद्योग, आभूषण निर्माण उद्योग, बर्तन निर्माण उद्योग, हथियार औजार निर्माण उद्योग व परिवहन उद्योग से परिचित थे। तो अगर हम बात करें कि यहाँ के जो निवासी थे वो धातु निर्माण उद्योग से परिचित थे, आभूषण का भी निर्माण करते थे उद्योग के रूप में, बर्तन का भी निर्माण करते थे उद्योग के रूप में, हथियार औजार निर्माण उद्योग और परिवहन उद्योग से परिचित थे। उत्खनन से प्राप्त कताई बुनाई के उपकरणों क्या मिला था? तकली, सुई आदि से यह निष्कर्ष निकलता है कि कपड़े बुनना एक प्रमुख उद्योग था। ठीक है, कपड़े बुनना क्या था? एक प्रमुख उद्योग या व्यवसाय था। चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाना, खिलौना बनाना,
मुद्राओं का निर्माण करना आदि इस काल के कुछ प्रमुख उद्योग धंधे थे। लकड़ी की वस्तुओं से पता चलता है कि बढ़ईगिरी भी इस काल में प्रचलित थी। धार्मिक जीवन की बात करेंगे अब हम, ठीक है। रिचुअल लाइफ इनका हम देखते हैं। धार्मिक जीवन में हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी के मुख्य आधार पुरातात्विक स्रोत हैं। यथा मूर्तियाँ, मुहरे, मृदभांड, पत्थर तथा अन्य पदार्थों से निर्मित लिंग तथा चक्र की आकृति, ताम्र फलक, कब्रिस्तान आदि एक किसको शो करता है? धार्मिक जीवन के, वहाँ के धार्मिक जीवन के बारे में। इस सभ्यता में कहीं से किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट करिएगा। उसमें देता है, कभी कभी एग्जाम में देगा तो वो देगा कि हड़प्पा सभ्यता से निम्न में से किस प्रकार की आकृति या किस प्रकार के भवन नहीं मिले थे, तो उसमें दे देगा आपका मंदिर, स्नानागार, अन्नागार, ऐसे करके दे देगा। तो उसमें से मंदिर के अवशेष नहीं मिले थे। पशुओं में कुबड़वाल सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। तो जो कुबड़ वाला सांड था इस सभ्यता में विशेष पूजनीय माना जाता था। अगर आगे बात करें कि हड़प्पा संस्कृति में मातृ देवी संप्रदाय का मुख्य स्थान, ठीक है, मातृ देवी संप्रदाय का मुख्य स्थान था, यानी स्त्री मृण मूर्तियों की अधिकता के कारण था। तो मातृ देवी की ही भांति देवता की उपासना में भी बलि का विधान था। तो मातृ देवी की जब आराधना होती थी तो उसमें भी क्या होता, बलि का प्रयोग होता था। आगे हम देखेंगे कि इस सभ्यता के लोग पशुपतिनाथ, इस सभ्यता के लोग जो थे वो पशुपतिनाथ, महादेव, लिंग, योनि, वृक्ष व की पूजा करते थे। तो इस सभ्यता के जो लोग थे वो पशुपतिनाथ, वही यानी भगवान शिव, महादेव, लिंग, योनि, वृक्षों व पशुओं की पूजा करते थे, यानी प्रकृतिवाद थी। भूत प्रेत, अंधविश्वास और जादू टोना पर भी इस काल के लोगों का विश्वास था। भूत प्रेत, अंधविश्वास और जादू टोना पर भी इस काल के लोगों का विश्वास था। लोथल गुजरात एवं कालीबंगा राजस्थान के उत्खननों के परिणाम स्वरूप अनेक अग्निकुंड तथा अग्नि वेदिकाएँ मिली थी। तो जब लोथल की खुदाई हुई थी, कालीबंगा राजस्थान में खुदाई हुई थी, तो अनेक अग्निकुंड और अग्नि वेदिकाएँ मिली। इसका मतलब क्या है कि हवन होता था उस समय। हवन होने का मतलब कि वहाँ के लोग क्या थे, धार्मिक थे। चलिए आगे अगर हम बात करें, बैल को पशुपतिनाथ का वाहन माना जाता था, ठीक है। और फाख्ता एक क्या थी, पवित्र चिड़िया, समझ गए। आगे देखें, आगे अगर हम देखें कि भारतीय सभ्यता संस्कृति में स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। तो जो स्वास्तिक चिन्ह हम आज देखते हैं वह संभवतः कहाँ का देन था, हड़प्पा सभ्यता। इस सभ्यता के शवों की अंत्येष्टि संस्कार की 3 विधियाँ प्रचलित थी, यानी मरने के बाद उनका अंतिम संस्कार की 3 विधियाँ। ये पहला था पूर्ण समाधिकरण, दूसरा आंशिक समाधिकरण और तीसरा था दाह संस्कार। अब देखिए, अब पूर्ण समाधिकरण जिसको पूरी तरह से क्या होता था आपका, इसमें पूरी तरह से आपका जमीन में गाड़ दिया जाता था। आंशिक समाधिकरण क्या होता था, मरने के बाद वो शरीर को वैसे खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया जाता था, जिसको गिद्ध या अन्य जानवर क्या करते थे, खाते थे, उसको आंशिक समाधिकरण बोलते थे। और दाह संस्कार यानी जिसको जलाया जाता था शव को। आगे हम बात करें लेखन कला की, ठीक है, लेखन कला की बात करते हैं। हड़प्पाई लिपि का सर्वाधिक पुराना नमूना 1853 में प्राप्त हुआ था, पर स्पष्टतः यह लिपि 1923 तक प्रकाश में आई थी। अगर आगे बात करें कि सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह एवं 250 से 400 तक अक्षर हैं। जैसे हमारे हिंदी वर्णमाला में 52 लेटर्स हैं, 52 अक्षर हैं, उसी तरह सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह थे, 64 सिंबल थे, और 250 से यानी 250 से 400 तक क्या थे, अक्षर थे, जो सेलखड़ी की आयताकार मुहरों, तांबों की गुटकाओं आदि पर मिले हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी। जो यह लिपि थी वह क्या थी, आपकी चित्रात्मक थी, यानी कि चित्र के माध्यम से कोई बात लिखी गई हो, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस लिपि में प्राप्त बड़े लेख में लगभग 17 चिन्ह हैं। इस लिपि की प्रथम लाइन दाएं से बाएं तथा द्वितीय लाइन बाएं से दाएं लिखी गई है। तो जो प्रथम लाइन था वह आपका था दाहिने से बाएं, और द्वितीय लाइन आपका बाएं से दाएं ऐसे लिखा हुआ था। यह तरीका क्या कहलाता है, बाउस्ट्रोफीडन या बास्त्रोफेदन कहलाता है, ठीक है। सभ्यता के अंत पर विभिन्न मत।
तो यह जो अगर पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि थी कैसा था, तो वो आपको देख लीजिएगा चित्रात्मक था, चित्र बना के, ठीक है, चित्रात्मक चित्र बना के किसी बात को लिखा जाता था। आगे अगर हम बात करें तो देखेंगे कि सभ्यता के अंत पर विभिन्न मत, यह सभ्यता का अंत कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, तो अनेक अनेक विद्वानों ने अनेक मत दिए। तो अगर हम पहले ही बात करें, जॉन मार्शल की बात करें, ठीक है, तो प्रशासनिक शिथिलता के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ था, इनका कहना था प्रशासनिक शिथिलता के कारण। आर.एल. स्टाइन क्या कहते हैं, जलवायु में हुए परिवर्तन के कारण यह संभवतः नष्ट हो गई थी, जलवायु में हुए परिवर्तन के कारण। आगे बात करें अर्नेस्ट मैके एवं जॉन मार्शल, ये क्या कहें, सिंधु सभ्यता बाढ़ के कारण नष्ट हुई, यानी बाढ़ आया और पूरा सभ्यता यानी पूरे लोगों को डुबो गया या ले गया, ठीक है। M.R. साहनी और राइक्स एवं डेल्स की बात करें तो भूतात्विक परिवर्तन के कारण यह सभ्यता नष्ट हुई, ठीक है। D.T. कौशाम्बी क्या कहते हैं, मोहनजोदड़ो के लोगों की आग लगाकर हत्या कर दी गई, ठीक है, उनका मत यह था। गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर क्या कहते थे कि सैंडो सभ्यता विदेशी आक्रमण और आर्यों के आक्रमण से नष्ट हुई है, यह इनका था। गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर का जो सैंडो सभ्यता था वो आपका विदेशी आक्रमण और आर्यों के आक्रमण से नष्ट हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रमाण और संबंध स्थल को हम देखेंगे, तो आगे हम इसमें देखेंगे, तो देख लीजिए। अब देखिए महत्वपूर्ण प्रमाण देखिएगा और उससे संबंधित स्थल। बात करते हैं डाकयार्ड या बंदरगाह का साक्ष्य कहाँ से मिला था, लोथल गुजरात से मिला था, और यह किस नदी किनारे था, भोगा नदी के किनारे। तो इसको इम्पोर्टेंट करिएगा कि बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, लोथल से मिले थे, और लोथल कहाँ पे है, गुजरात। कांसे की नर्तकी, इम्पोर्टेंट यह भी है, कांसे की नर्तकी कहाँ से मिला था, यह मोहनजोदड़ो से। सूती कपड़े का साक्ष्य ये भी कहाँ से मिला था, मोहनजोदड़ो से। बात करें हम कि आर्यों का आक्रमण का साक्ष्य कहाँ से मिला था, मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से। जहाज के निशान वाली मुहरें मोहनजोदड़ो से। कांसे का पैमाना मोहनजोदड़ो से। पशुपति शिव की प्रतिमा ये भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। R37 कब्रिस्तान यानी हड़प्पा, 3 कक्षों का कब्रिस्तान कहाँ मिला था, हड़प्पा से। आगे हम बात करें मातृ देवी की प्रतिमा, ठीक है, मातृ देवी की प्रतिमा जो थी वो आपको मिली थी हड़प्पा से। अगर हम बात करें आगे कि मनके बनाने का कारखाना कहाँ था, चनहोदड़ो सिंध क्षेत्र में। लकड़ी की नाली कालीबंगा में। काली मिट्टी की चूड़ियाँ कालीबंगा में, जिसका हमने बताया था कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काले मिट्टी की चूड़ियाँ या काले रंग की चूड़ियाँ। जूते हुए खेल के साथ आपको मिले हैं कालीबंगा से। घोड़े का कंकाल सुरकोटड़ा से। अग्निवेदियाँ लोथल व कालीबंगा से। चावल की खेती लोथल से। गेहूँ की खेती रंगपुर से, और जौ की खेती बनावली से। तो ये इतने इम्पोर्टेंट है, और देखिएगा ये चीज़ें ऐसे दे देती हैं कि इस मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से मिली, हड़प्पा से। घोड़े के कंकाल कहाँ से मिले, सुरकोटड़ा से। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। कल मिलेंगे अगले वीडियो में वैदिक सभ्यता, ठीक है, या यूँ कह सकते हैं वैदिक युग को लेकर, ये वैदिक काल को लेकर। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।